हेलो ट्राइबल्स। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि वुंड हीलिंग और रिपेयर एंड रीजनरेशन क्या है। बेसिकली वुंड हीलिंग क्या है, रिपेयरिंग हमारी बॉडी को ठीक कैसे किया जाए, कोई भी इंजरी हुई तो उसे हम ठीक कैसे करें। तो उसे करने के दो तरीके हैं हमारे बॉडी में। दो तरीके कौन कौन से हैं हमारे पास? सबसे पहले आता है रिपेयर। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? रिपेयर एंड रीजनरेशन। सबसे पहले देखते हैं रीजनरेशन क्या है। सबसे पहले व्हाट इज रीजनरेशन? रीजनरेशन इज रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल बाय द सेम पैरेन्काइमल सेल। अगर मेरे हाथ में लगा तो मेरे हाथ के ही आजू बाजू की सेल्स प्रोलिफरेट करके उस जगह को भरेंगे जहाँ पे डेड सेल हुए, जहाँ पे डेड सेल्स हैं उन सबको रीजनरेट करेंगे। अब रीजनरेशन के टाइम कोई भी टाइप का स्कार फॉर्मेशन नहीं दिखता। देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड। उस बेसिस पे हमारे बॉडी में 3 टाइप के सेल्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आते हैं परमानेंट, दूसरे आते हैं स्टेबल और तीसरे आते हैं लेबाइल। परमानेंट का मतलब क्या होता है? नॉन डिवाइडिंग, ये डिवाइड नहीं करते, ये एक बार बन गए तो बन गए, ये रिपेयर हो सकते पर रीजनरेट नहीं हो सकते। तो क्या है? दिस लेफ्ट द सेल साइकिल। फॉर इनका एग्जांपल क्या है? न्यूरॉन्स, स्केलेटल मसल्स या कार्डियक मसल्स। तो ये हो गया। तो इसमें क्या है? नो रीजनरेशन टेक्स प्लेस, ओनली रिपेयर्ड, दीज आर ओनली रिपेयर्ड। बस एक ही चीज़ होती है, अगर इन सब में डैमेज नियोनेटल पीरियड के दौरान हुआ तो वुंड्स रीजनरेट करते हैं, देयर इज़ नो स्कार फॉर्मेशन। तो यहाँ पे स्कार फॉर्म, अब ये एकमात्र जगह है परमानेंट सेल्स में जहाँ अब रीजनरेशन तो होगा नहीं, तो यहाँ स्कार फॉर्मेशन होगा, देयर इज स्कार फॉर्मेशन। अब आते हैं स्टेबल पे। स्टेबल क्या है? जो डिवाइड करते हैं जब जरूरत पड़े, डिवाइड व्हेन रिक्वायर्ड। दीज आर प्रेजेंट इन जी नॉट फेज ऑफ द सेल साइकिल। जी नॉट फेज मतलब कोई सेंट स्टेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट खुद को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो जब ज़रूरत पड़ेगा तो डिवाइड भी कर लेंगे। तो इनका एग्जांपल क्या हो गया? पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, लिवर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, मीजेनकाइम, फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथीलियम, ये सब हमारे जी नॉट फेज में प्रेजेंट रहते हैं और हमारे स्टेबल सेल्स हैं। अब आते हैं लेबाइल सेल्स पे। लेबाइल सेल्स क्या है? दीज आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। रैपिडली डिवाइडिंग करते, दीज आर ऑलवेज प्रेजेंट इन G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल्स। फॉर एग्जाम्पल क्या? एपिथेलियल सेल्स, स्किन, जीआईटी सेल्स, बोन मैरो सेल्स, डक्टल एपिथेलियम, ये सब कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते रहते हैं। तो दीज आर। अब आते हैं रिपेयर पे। रिपेयर क्या है? रिपेयर इज बेसिकली डेड सेल रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब कोई चोट हुई, कोई टाइप का टिश्यू लॉस हुआ, टिश्यू इंजरी हो गया, डेड टिश्यूज हो गए, उन सब जगह को वही टाइप की सेम सेल्स नहीं भरेंगी, बट कोई टाइप का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से भरेगा। तो क्या हो गया? देर इज डिपोजिशन या फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू। ग्रैन्युलेशन टिश्यू का डिपोजिशन और फॉर्मेशन होगा। ग्रैन्युलेशन टिश्यूज़ में क्या क्या है मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था। वहाँ पे एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस प्रेजेंट रहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इंक्रीज्ड प्रेजेंट होगा वहाँ पे, और नियोवास्कुलराइजेशन होगा, मतलब एंजियोजेनेसिस होगा। तो अब क्या है? अब रिपेयर मतलब क्या? वुंड हीलिंग। अब वुंड हीलिंग दो तरीके से होती है। देयर इज कॉल्ड प्राइमरी इंटेंशन एंड सेकेंडरी इंटेंशन। प्राइमरी इंटेंशन में क्या होता है? अगर कोई टाइप का ऐसा टाइप का इंजरी है जो एक सिंपल कट, एकदम क्लीन कट हो, जहाँ कोई भी टाइप का टिश्यू लॉस ना हो, एकदम क्लीन कट। फॉर एग्जांपल मैंने किसी स्कैल्पल से कट किया, कोई भी टाइप का कट इंजरी है, तो उसमें हो गया, तो वहाँ पे क्या है? द हीलिंग ऑफ अ क्लीन अनइन्फेक्टेड विथ अपोज्ड मार्जिन, नो टिश्यू लॉस। अपोज्ड मार्जिन क्या? कि हमने बस मार्जिन्स के बीच मार्जिन्स को ऐसे अलग अलग कर दिया है, यहाँ पे कोई टिश्यू लॉस नहीं है, यहाँ नो टिश्यू लॉस, बस जितने भी सेल्स हैं उनको अलग अलग कर दिए, टिश्यू लॉस, नो टिश्यू लॉस। तो उस टाइम पे वुंड हीलिंग जो होती है वो प्राइमरी इंटेंशन की होती है। यहाँ पे क्या होता है? वुंड बाय, फॉर एग्जांपल मैंने बताया सर्जिकल इंसिशन के टाइम, यहाँ पे जो स्कार रहता है वो यूनिफॉर्म रहता है, एकदम क्लीन यूनिफॉर्म स्कार रहेगा। अब यहीं पे हम आते हैं सेकेंडरी इंटेंशन। सेकेंडरी इंटेंशन में क्या है? वुंड या तो इन्फेक्टेड था, लैसरेटेड था, हैव टिश्यू लॉस। फॉर एग्जांपल कहीं गिर गए एक्सीडेंट के टाइम पे, ऐसे टाइम पे कहीं चोट लगती है तो हम देखते हैं ना कि अंदर से टेंडेंस बाकायदा दिखने लगते हैं, एकदम अजीब सा शेप हो जाता है, इसका इरेगुलर शेप रहेगा क्योंकि टिश्यू लॉस हुआ है, मार्जिन्स अलग नहीं हुए हैं, देयर इज टिश्यू लॉस।
टिश्यू लॉस हुआ है यहाँ पे। तो वहाँ पे हम ये देखते हैं तो इसका स्कार एकदम अगली होगा, अगली एकदम अजीब टाइप का स्कार ऐसे देखने मिलेगा। तो ये हमें देखने मिला ना। अब ये यहाँ पे क्या है, इसका रिपेयर कैसे होता है। अब यहाँ पे तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था, हम टिश्यू भर दिए, बस अच्छे से फाइब्रोब्लास्ट को अच्छे से फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेट करेगा और बनता जाएगा। यहाँ पे मायोफाइब्रोब्लास्ट यूज़ होते हैं। मायोफाइब्रोब्लास्ट क्या है, दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रोब्लास्ट। वो ऐसे फाइबर्स प्रोड्यूस करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट होके वूंड को पास लाएंगे। क्या हो रहा है, वूंड को पास लाएंगे और उसे भरने की कोशिश करेंगे। देयर विल बी क्लोजर ऑफ वूंड, तो इट क्लोजेस द वूंड। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंटेंशन। तो अब हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ वूंड हीलिंग क्या है। स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले क्या हुआ, हमें चोट लगी तो क्या होगा, 0 आवर में 1 घंटे के अंदर क्या क्या चीज़ होंगी। सबसे पहले ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होगा, हीमोस्टैटिक प्लग बनेगा, हीमोस्टैटिक प्लग में फिर क्लॉट फॉर्मेशन होगा एंड देयर विल बी ब्लड क्लॉट फॉर्म। एंड यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट सेल जो एक्टिवेटेड होती है, यहाँ पे प्लेटलेट होती है। सादी सी बात है, ब्लड क्लॉट करना है तो प्लेटलेट एक्टिवेशन जरूरी है। प्लेटलेट एक्टिवेट होगा तो एग्रीगेट होगा तो प्लग फॉर्मेशन होगा तो उसी के कारण क्लॉट फॉर्मेशन होगा। तो ये हुआ। अब विदिन 24 to 48 आवर्स क्या होगा। अब विदिन 24 to 48 आवर्स में हमारे वूंड के अराउंड जो पेरिफेरी में जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स प्रेजेंट है, ये माइटोसिस करना स्टार्ट करेगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके अराउंड की सेल्स माइटोसिस स्टार्ट करेंगी और यहाँ पे क्या होगा, एक थिन क्यूटेनियस एपिथेलियल लेयर फॉर्म करेगी। एकदम ये देख रहे हैं। अब ये लेयर क्या है, अब हम देखते हैं ना, कोई भी टाइप की चोट लगती है, छोटी मोटी चोट, तो सबसे पहले एक वाइट कलर की एक थिन सी लेयर बन जाती है, जिसे हम थोड़ा सा भी डैमेज करें तो वापस खुल जाता है, बट एक छोटी सी पतली सी लेयर ज़रूर बन जाती है, वो हमने देखा। और यहाँ पे क्या है, क्लॉट तो प्रेजेंट है ही है और साथ ही साथ क्या है, उसके अराउंड न्यूट्रोफिल्स मार्जिनेट कर जाएंगे। न्यूट्रोफिल उस क्लॉट के अराउंड माइग्रेट करके प्रेजेंट हो जाएंगे। अब वहाँ पे जितने भी टाइप के अनवांटेड इन्फेक्शन सेल्स ये सब होगा उसे मारेंगे। तो ये हुआ। अब क्या है, डे 3, थर्ड डे के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे माइटोसिस तो चल ही रहा है, और क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूट्रोफिल्स है दीज आर रिप्लेस्ड बाय मैक्रोफेजेस आर रिप्लेस कर देते हैं वहाँ पे प्रेजेंट न्यूट्रोफिल्स को। अब ये माइक्रोफेजेस वहाँ पहुँचे कैसे, दीज आर एक्टिवेटेड बाय ऑल्टरनेट एक्टिवेशन हुआ, मतलब वो रिलीज करेगा TGF बीटा एंड इंटरल्यूकिन 10, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। TGF बीटा और इंटरल्यूकिन 10 क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बढ़ाते हैं, न्यूवास्कुलराइजेशन बढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बढ़ा मतलब फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन बढ़ा, तो ये हमने बढ़ाया। अब क्या, अब कोलेजन बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के कारण कोलेजन बढ़ रहा है, तो ये कौन सा कोलेजन बढ़ रहा है, कोलेजन 3 बढ़ रहा है। कोलेजन 3 appears and these are vertically oriented, ये vertically orient हो जाएंगे और अभी ये टाइप कोई भी टाइप की ब्रिजिंग नहीं अलाउ कर रहे, मतलब अभी वूंड को भर नहीं रहे हैं। तो दीज आर क्या है, दीज आर अर्ली ग्रैन्युलेशन टिश्यूज, ये हमने प्रेजेंट हुआ। अब डे 5 में क्या होगा, ये जो कोलेजन था जो पहले वर्टिकली ओरिएंटेड था, अब हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेशन में आ जाएंगे एंड दीज ब्रिजेस द इंसिजन, इट ब्रिजेस द इंसिजन। अब यहीं पे फाइब्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन में कोलेजन आएगा तो वहाँ क्या है, मायोफाइब्रोब्लास्ट आएंगे। मायोफाइब्रोब्लास्ट यहीं पे, अब इंसिजन के टाइम पे तो कोलेजन भर दिया बस इसे और उसे ब्रिज आउट करके बंद करने की कोशिश किया। यहीं पे अगर कोई हमारा सेकेंडरी इंटेंशन होता तो ये मायोफाइब्रोब्लास्ट जो यहाँ प्रेजेंट होते वो इसको यहाँ पुल करते और इसको यहाँ पुल करते, उसे बंद करने की कोशिश करते। तो ये हमें देखने मिल गया एक डिफरेंस। अब ये हुआ, अब हमारे जितने भी वर्टिकली ओरिएंटेड थे वो अब ब्रिज कर दिए इसे, ये ब्रिजिंग प्रेजेंट हो गई, तो उसके कारण क्या हुआ, जो एपिथेलियम की जो थिकनेस पहले थी वो रीगेन हो गई। अब डैमेज हुआ तो एपिथेलियम की थिकनेस तो हट गई ना, उसे रीगेन करना पड़ा, तो ये हुआ। और क्या है, नियोवास्कुलराइजेशन हुआ। अब यहाँ पे क्या है, ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन बढ़ेगा, तो ये हमें देखने मिल गया। सेकेंड वीक के दौरान क्या होगा, अब धीरे धीरे जो भी हमारा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, इडीमेटस प्रोसेस, वास्कुलराइजेशन प्रोसेस था, अब ये कम होता जाएगा। तो इडीमा कम होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा, वास्कुलराइजेशन कम होगा। देयर विल बी इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, अक्यूमुलेशन ऑफ कोलेजन वहाँ प्रेजेंट होगा, कोलेजन और बढ़ेगा, फाइब्रोब्लास्ट बढ़ेगा तो और उसकी वुंड क्लोजिंग बढ़ेगा। ब्लांचिंग अकर्स, ब्लांचिंग का क्या मतलब होता है, रेड टिश्यू इज कन्वर्टेड इनटू वाइट टिश्यू ड्यू टू डिसअपियरेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन।
तो ये हमें देखने मिल गया डे 28 के दौरान देयर इज स्कार फॉर्मेशन एंड 1 मंथ के टाइम तक कोलाजन 3 इज रिप्लेस्ड बाय कोलाजन 1। अब ये रिप्लेसमेंट के कारण क्या होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ एपिडर्मल अपेंडेजेस, फॉर एग्जांपल हेयर्स। अब हम देखते हैं कभी टाइप की कहीं सर में या हमारे चिन के अराउंड जहाँ बियर्ड आती है ऐसी टाइप की जगह पे अगर कोई टाइप का इंजरी होता है और हमें वहाँ स्टिच करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल किसी को अगर आईब्रो, बहुत लोगों को आईब्रो के अराउंड कट पड़ता है या कोई इंजरी होती है वहाँ स्टिच करना पड़ता है, तो हम देखते हैं ना एक स्कार फॉर्म रह जाता है और वहाँ पे कोई भी हेयर ग्रोथ नहीं होती। तो वो चीज़ हमें देखने मिलता है, वो कोलाजन 1 के कारण होता है जो कोलाजन 3 को रिप्लेस करके वहाँ आ जाता है। अब वूंड हीलिंग की स्ट्रेंथ क्या होती है, फर्स्ट वीक में वूंड का स्ट्रेंथ होता है 10% ऑफ नॉर्मल स्ट्रेंथ, और थर्ड मंथ में क्या होता है, देर इज़ 70 to 80% ऑफ नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर कोई सूचर हमने दिया है तो सूचर जब हम दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि आईब्रो के अराउंड कट रहता है, तो वहाँ पे क्या हमने सूचर किया तो वहाँ पे अभी वूंड का स्ट्रेंथ इज़ 80% ऑफ द नॉर्मल। जैसी सूचर हटाएंगे वहाँ पे फर्स्ट वीक, वहाँ पे पहले हफ्ते से सिर्फ 10% स्ट्रेंथ रहेगी और थर्ड मंथ तक आते आते 70 to 80% स्ट्रेंथ रह जाएगी। 100% स्ट्रेंथ कभी नहीं होगी। अब एक डैमेज हो गया तो हो गया, 100% स्ट्रेंथ कभी वापस नहीं आएगी। अब कोई भी स्कार तब तक स्टेबल नहीं है जब तक उसकी रीमॉडलिंग ना हो। रीमॉडलिंग मतलब क्या, एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देना, कोई भी टाइप की अनवांटेड चीज़ हटाना, उसे स्ट्रेंथन करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। दिस अकर्स बाय मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसिस। ये मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर स्कार फॉर्मेशन। मेटालोप्रोटीनेसिस अब ये क्या है, दीज आर जिंक डिपेंडेंट एंजाइम्स, दीज ब्रेक्स द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एंड इसमें प्रेजेंट कौन कौन से, फॉर एग्जांपल कोलाजिनेज, स्ट्रोमलाइसिन्स, ये सब वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सब एक हेल्दी स्कार फॉर्मेशन या प्रॉपर स्कार फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन एंड हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन। यहाँ पे क्या आ रहा है, जो यहाँ पे अब कट फॉर्मेशन है, अब यहाँ पे क्या है, क्लॉट फॉर्मेशन छोटा सा होता है, यहाँ क्लॉट फॉर्मेशन बड़ा होगा। यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे कवर अप करेंगे, पर यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स थोड़े कम आएंगे। और क्या होगा, यहाँ पे न्यूवास्कुलराइजेशन होगा, यहाँ पे वास्कुलराइजेशन ज़्यादा होगा। ये देख रहे हैं, न्यूवास्कुलराइजेशन बहुत ज़्यादा, ग्रैन्युलेशन टिश्यू बहुत फॉर्म होगी, फाइब्रोब्लास्ट भी बहुत ज़्यादा फॉर्म होगा, माइटोसिस भी बहुत होगी। यहाँ पे उसके कंपैरेटिवली कम होगा। तो ये हमें देखने मिला। मेन डिफरेंस यही है कि मायोफाइब्रोब्लास्ट इज यूज इन सेकेंडरी हीलिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट करके वूंड को क्लोज करते हैं। बस साथ ही साथ एक छोटा और क्या मीनियल डिफरेंसेस आते हैं कि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है हमारे सेकेंडरी इंटेंशन में, लार्जर क्लॉट होता है, स्कार ज़्यादा बड़ा होता है और अगली होता है, और क्या है, ग्रैनुलेशन टिश्यूज ज़्यादा फॉर्म करता है। तो ये हमने देखने मिल गया। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग वूंड हीलिंग क्या है, देर आर लोकल फैक्टर्स एंड सम अदर डिफरेंट फैक्टर्स। तो क्या क्या लोकल फैक्टर्स में क्या है, साइट ऑफ इंजरी। साइट ऑफ इंजरी में क्या देखने मिल रहा है कि फॉर एग्जांपल जॉइंट्स में अगर प्रेजेंट है तो वो तो कॉन्स्टेंटली यूज़ होता रहता है, तो वहाँ पे हील करना थोड़ा मुश्किल होता है। टाइप ऑफ इंजरी, भाई डीप है, शैलो है, किस टाइप का इंजरी है, तो उस हिसाब से हीलिंग में डिफरेंस आता है, हीलिंग टाइम में डिफरेंस आता है। ब्लड सप्लाई फॉर ऑर्गन, जैसे हम बोलते हैं ना, एक बार लिगामेंट इंजरी होता है तो उसको हील करने में बहुत टाइम लगता है, या कोई कार्टिलेज इंजरी, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत वास्ट नहीं प्रेजेंट है। जैसे बोन इंजरी, एक बोन इंजरी ठीक होने में कितना टाइम लग जाता है सब जानते हैं, तो वो चीज़ होता है। फॉरेन बॉडी, कोई फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है क्या उस इंजरी के अराउंड जो उसे हील करने में हैम्पर कर रहा है, कोई इन्फेक्शन है जो प्रोलिफरेशन को ईट अप करके प्रोलिफरेशन को या माइटोसिस को रोक रहा है, अथीरोस्क्लेरोसिस के टाइम, और क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस के टाइम कम हो जाता है, स्टीरॉयड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट्स। अब वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स, माइक्रोफेजेस ये सब पहुँचेंगे नहीं, तो TGF बीटा नहीं प्रेजेंट होगा, TGF बीटा नहीं फॉर्म होगा। अब क्या इम्यूनोसप्रेशन, क्या लो मैक्रोफाजेस मतलब क्या, लो TGF बीटा और इंटरल्यूकिन 10, ये कम फॉर्म हुआ तो क्या होगा, देयर विल बी लेस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और लेस न्यूवास्कुलराइजेशन।
ये कम होगा तो ग्रैनुलेशन टिश्यू कम फॉर्म होगा, ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्म नहीं होगा तो देयर विल बी नो स्कार फॉर्मेशन। और विटामिन सी और जिंक की डेफिशिएंसी से भी होगा। जिंक की डेफिशिएंसी तो समझ में आ गया कि मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीन का फंक्शन कम होगा, तो वो हमने देखे फंक्शन कम होगा तो एक हेल्दी स्कार फॉर्मेशन नहीं होगा। अब हेल्दी स्कार फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो हम ठीक से उसे क्लोज अप नहीं कर पाएंगे, वूंड ठीक से क्लोज नहीं होगा हमारा। तो ये हो गया। अब क्या, विटामिन सी डेफिशिएंसी। अब विटामिन सी डेफिशिएंसी से हमें क्या देखने मिल रहा है कि विटामिन सी का काम एक्चुअली क्या है। विटामिन सी का काम है, विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी लीड्स टू हाइड्रोक्सिलेशन एंड ऑफ ग्लाइसिन एंड प्रोलीन, ऑफ ग्लाइसिन एंड प्रोलीन ऑफ कोलेजन को, बेसिकली कोलेजन को एक्टिवेट करता है विटामिन सी। अब कोलेजन एक्टिवेट नहीं होगा तो देयर विल बी लेस ग्रैन्युलेशन टिश्यू, लेस स्कार फॉर्मेशन, लेस हीलिंग। तो ये हमें देखने मिल गया। अब क्या आते हैं, हम बारी आती है कि व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन वुंड हीलिंग। तो दीज आर द डिफेक्ट्स इन वुंड हीलिंग क्या है। सबसे पहले देखते हैं डिसऑर्डर्स एंड डिफेक्ट इन वुंड हीलिंग। तो सबसे पहले क्या आता है, क्रॉनिक वुंड्स क्या है, क्रॉनिक वुंड के कारण क्या इश्यूज आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वीनस लेग अल्सर्स क्या है। वीनस लेग अल्सर्स क्या है, ये एल्डर्स में प्रेजेंट होता है जिनको क्रॉनिक वीनस हाइपरटेंशन हो। ये क्रॉनिक वीनस हाइपरटेंशन क्यों हुआ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कारण, सीवियर वेरिकोज वेन के कारण। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीमोसिडेरिन एक्यूमुलेशन, रेड सेल ब्रेकडाउन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। अब यहाँ पे हीलिंग कम क्यों हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जो अल्सर्स के पास है वो कम जा रहा है, तो हीलिंग नहीं हो पा रही। तो ये हमने देख लिया। आर्टीरियल अल्सर्स क्या है, दीज अकर्स इन इंडिविजुअल्स विद अथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ पेरिफेरल आर्टरी एसोसिएटेड विद डायबिटीज मेलाइटस। यहाँ पे क्या होगा, इसके कारण एट्रोफी होगी, एट्रोफी विल लीड टू नेक्रोसिस ऑफ स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज। अब आते हैं बारी हमारे डायबिटिक अल्सर्स पे। तो डायबिटिक अल्सर्स में क्या हो रहा है, इट इज़ मोस्टली ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। यहाँ पे हीलिंग नहीं हो पाती, क्योंकि वास्कुलर डैमेज हो गया विच विल लीड टू इस्कीमिया, न्यूरोपैथी, सिस्टेमिक मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़, ये सब हमें देखने मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, हमें एपिथेलियल अल्सरेशन एंड ग्रैनुलेशन टिश्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक इशूज़ के कारण हो गया। और क्या देखने मिल रहा है, प्रेशर सोर्स मतलब क्या, स्किन अल्सरेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू बाय प्रोलॉन्ग्ड कंप्रेशन ऑफ टिश्यू अगेंस्ट द बोन। अब फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है जिसको बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ है, उसके कारण उसे अब कंप्लीट बेड रेस्ट पे देने लगे। अब वो ज़्यादा हिल डुल भी नहीं पा रहा, बेड रेस्ट पे है, उसमें और 4-5 मशीन्स पाइप्स चिपका दिए गए हैं, तो उसके कारण वो हिलता नहीं है। तो फॉर एग्जांपल बटॉक्स हमारे हिप बोन के अगेंस्ट कंप्रेस रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है, ब्लड सप्लाई पहुँचेगी नहीं। न्यूमरस मॉर्बिडिटी, ले ऑन बेड ऑल टाइम, तो वहाँ क्या है, मैकेनिकल प्रेशर और लोकल इस्कीमिया हो जाता है। वहाँ की आर्टरी दब गई तो अब लोकली इस्कीमिया प्रोड्यूस हो गया, तो उसके कारण बेड्स वहाँ पे सोर्स प्रेजेंट आ जाता है, प्रेशर सोर्स होने लगते हैं। तो दीज आर बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या डिजीजेस। अब आते हैं एरर ऑफ वुंड हीलिंग। एरर क्या है, 3 टाइप की चीज़ें आती हैं, या तो ग्रैनुलेशन टिश्यू में कोई दिक्कत आ सकता है, कोलेजन में दिक्कत आ सकता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या फाइब्रोब्लास्ट में कोई इशू आ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे एरर्स किसके कारण है। सबसे पहले हम देखते हैं कोलेजन में क्या दिक्कत आ रहा है। तो कोलेजन में हमें क्या देखने मिल रहा है, ये ग्रैनुलेशन टिश्यू का नहीं है, तो इसे इग्नोर करिए। तो क्या है, अब सबसे पहले देखते हैं कोलेजन में क्या दिक्कत आ रही है। अब ये हम देखते हैं सबसे पहले क्या है, हाइपरट्रॉफिक स्कार। हाइपरट्रॉफिक स्कार क्या होता है, हाइपरट्रॉफिक मतलब स्कार जब फॉर्म हो रहा था, जब टिश्यू क्लोज हो रहा था, तो वहाँ पे स्कार रेज अप हो गया ड्यू टू इंक्रीज कोलेजन एक्यूमुलेशन। तो कोई भी टाइप का स्कार अगर उसके साइट ऑफ इंजरी से, लेवल ऑफ इंजरी से उठा हुआ दिख रहा है, तो इट इज़ अ हाइपरट्रॉफिक स्कार। कीलॉइड फॉर्मेशन क्या है, अब यहाँ पे ऊपर उठा था, यहाँ पे आजू बाजू फैल रहे हैं। कीलॉइड इज बेसिकली स्प्रेड बियॉन्ड द ओरिजिनल बाउंड्रीज ऑफ द इंजरी। अब ये इंजरी से बाहर स्प्रेड होने लग गया, तो ये हमें देखने मिल गया। ये मोस्टली है ना अफ्रीकन अमेरिकन्स में बहुत ज़्यादा दिखता है, जो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है उनमें ब्लैक्स में बहुत ज़्यादा दिखता है। और क्या है, साइट्स क्या है,
मोस्टली मोस्ट कॉमन साइट्स है चेस्ट, स्टर्नम, ईयर लोब, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। और क्या आता है हमारे, अब ये तो हो गया हमारा कोलेजन के कारण। अब आते हैं हम हमारे किसके, अब आते हैं ग्रैनुलेशन टिश्यू के कारण। ग्रैनुलेशन टिश्यू के कारण क्या होगा, ग्रैनुलेशन टिश्यू, ग्रैनुलेशन टिश्यू में क्या होता है, हम इसे बोलते हैं एक्सूबरेंट, एक्सूबरेंट ग्रैनुलेशन टिश्यू। तो ये हमें देखने मिल गया। इसको हम ऑल्सो क्या बोलते हैं शॉर्ट लैंग्वेज में, प्राउड फ्लैश। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ग्रैनुलेशन टिश्यू था, फॉर एग्जांपल ये मेरा वो है, क्या बोलते हैं, स्कार है। अब इसके अंदर ग्रैनुलेशन वुंड है, उसके अंदर ग्रैनुलेशन टिश्यू तो फॉर्म होगा, पर ये जो ग्रैनुलेशन टिश्यू है ये अब बाहर आएगा, थोड़ा टिश्यू से थोड़ा बन के बाहर आने लगेगा, झांकने लगेगा बेसिकली, समझिए। तो वो ऐसे अंदर से ग्रैनुलेशन टिश्यू ऐसे बाहर झांकेगा। अब ये झांक रहा है बाहर, तो सादी सी बात है, कोई मुंडी निकाल, गेट से खोल के मुंडी निकाल के बाहर खड़ा, तो आप उस पर गेट तो बंद कर नहीं सकते ना। तो जो रीएपिथिलाइजेशन है, ये क्लोजर जो है, रीएपिथिलाइजेशन बोलते हैं, रीएपिथिलाइजेशन, ये कम हो जाएगा। ये ग्रैनुलेशन टिश्यू है, ये इसके प्रेजेंस के कारण रीएपिथिलाइजेशन में इंटरफियरेंस आता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, फॉर ट्रीटमेंट वी डू कॉटरी, सर्जिकल प्रोसीजर है, या सर्जिकल एक्सीजन, या सर्जिकल एक्सीजन, ये हम करते हैं इसके लिए। और क्या है, कॉन्ट्रैक्चर, एक और आता है कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर में क्या हो रहा है, एक्सेसिव वुंड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एक्सेसिव वुंड कॉन्ट्रैक्शन, उसके कारण भी ये दिक्कत जा सकती है, वुंड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमें देखने मिल गया। अब आते हैं बारी किस पे, अब हमने किस किस पे देख लिया, हमने देख लिया ग्रैनुलेशन टिश्यू पे देख लिया, हमने कोलेजन पे देख लिया। फाइब्रोब्लास्ट में होता है, फाइब्रोब्लास्ट में क्या होता है, हम इसे बोलते हैं डेस्मोइड, डेस्मोइड। डेस्मोइड में हमें क्या देखने मिल रहा है कि देयर इज एक्सेस प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, एक्सेस प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, और उसके कारण देयर विल बी एक्सेसिव कोलेजन डिपोजिशन। तो ये हमें डेस्मोइड में देखने मिलता है। So this is all about the clinical application, या basically errors of the wound repair and healing. So and this is all about the inflammation chapter. अब next से मैं या तो नियोप्लेजिया या फिर CNS of pharmacology start करूँगा. So thank you very much guys. Please like, support and subscribe. Thank you very much, Travels.